नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। जैसे हर बार हम न्यूज रूम लाइव में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते हैं और अलग अलग जो देश में नए मुद्दे चल रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही आज के न्यूज रूम लाइव में हम बड़े बड़े मुद्दे लेकर आए और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। और आप देख रहे होंगे कि ये युद्ध बहुत ज्यादा, आज 8वां दिन है और बहुत ज्यादा बमबारी वगैरह हो रही है इसके अंदर। तो ऐसे ही यूक्रेन के सपोर्टिव में भी कुछ कंपनी आई है, आईटी कंपनीज है जो यूक्रेन का सपोर्ट कर रही है। और ऐसे ही एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी आई है जो यूक्रेन का सपोर्ट कर रही है। तो वो कौन सी कंपनी है, उसने क्या किया यूक्रेन के लिए, तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट सलमान पठान से। जी तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी कल गूगल ने एक मैसेज दिया था कि उनका जो गूगल मैप है वो यूक्रेन के अंदर बैन कर दिया। इसका रीज़न ये था कि वहाँ के जो रशिया के जो जवान थे, वो सोल्जर्स जो थे, वो एक्चुअली मैप देखकर वॉर की एक प्लानिंग बना रहे थे कि कहाँ पर एक ट्रैफिक है, कहाँ पर नहीं है, कितनी जनता कहाँ पर है, कहाँ नहीं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने यूक्रेन का सपोर्ट किया है, सपोर्ट में आई है, डिजिटल तरीके से सपोर्ट किया है। वहीं अगर टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो वोडाफोन है और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रोमिंग फ्री कर दी है, क्योंकि वहाँ पर युद्ध का हालात है, बहुत बुरे हालात है अभी वहाँ पर। तो वहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। ऐसे में लोग रिचार्ज कहाँ करवाएंगे, कहाँ से प्लान लेंगे, जितनी भी नेट बैंकिंग सुविधा है सब कुछ बंद है। तो ऐसे में जितने भी आईटी कंपनी टेलीकॉम कंपनियाँ उन्होंने अपनी इंटरनेशनल रोमिंग फ्री कर दी है। वहीं अगर आप आज का अगर अपडेट ले तो दो बड़ी कंपनियाँ इसके सपोर्ट में आई है। पहली कंपनी है एप्पल और दूसरी कंपनी है इंस्टाग्राम। तो एप्पल ने अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स है वो रूस के अंदर बैन कर दिए हैं। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि रूस में बैन करने का हमारे प्रोडक्ट्स को रूस में बैन करने का रीज़न ये है कि हम सपोर्ट में हैं यूक्रेन के। और वहीं अगर देखा जाए तो रशिया के अंदर भी काफ़ी सारी जो वहाँ की जनता है वो भी यूक्रेन के सपोर्ट में है। वो एक मैसेज दे रहे हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट करके कि आई सपोर्ट यूक्रेन, आई सपोर्ट यूक्रेन, आई सपोर्ट यूक्रेन। वहीं अगर बात करें एक दूसरी कंपनी की तो दूसरी कंपनी है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने भी एक रशिया का एक न्यूज़ चैनल है, सरकारी न्यूज़ चैनल, उसका इंस्टाग्राम जो पेज है उसको बैन कर दिया। जी मैं आपको ये अपडेट देना चाहता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि लोग ही इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी उनको सपोर्ट कर रही है। जैसे एप्पल उनको सपोर्ट कर रही है, उन्होंने सारे जो प्रोडक्ट वगैरह जो भी है लाइक फोन वगैरह तो वो सब उन्होंने वहाँ पे बैन कर दिए रशिया के अंदर। और जो दूसरी कंपनी उन्होंने इंस्टाग्राम बताया उसको भी, उसका जो चैनल है उसको भी उन्होंने बैन कर दिया है। तो अब नेक्स्ट हमारे एक्सपर्ट रहीम हमसे जुड़ चुके हैं, तो इनसे हम पूछेंगे, जैसे आप देख रहे होंगे हाँ ठीक, सॉरी यूपी चुनाव में तो जावेद सर बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है चुनाव को लेकर सुप्रीम कोई केस है, उस पर अपडेट बस करो यार, कितना डिस्कस करोगे। तो उसी के साथ ही हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं रहीम खान। जैसे आप देखते होंगे कि जब चुनाव आते हैं तो जो नेता होते हैं बड़े बड़े वादे करके हमसे जाते हैं, लेकिन वोट्स ले लेते हैं और उसके बाद खुद के वादों को भूल जाते हैं। 4-5 साल ऐसे ही चलता रहता है, कुछ उन्हें याद नहीं रहता। लोग आंदोलन करते हैं लेकिन फिर भी आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, मामला इधर उधर करते हैं या फिर बड़े बड़े लाइक कोर्ट वगैरह में मामला पहुंच जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और उन्होंने इसकी सुनवाई भी करी। आज इसकी सुनवाई हुई तो उसमें काफी चीजें डिस्कस हुई है, तो उस चीज के बारे में आज हम रहीम खान से जानेंगे। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका दायर की है। उन्होंने लिखा है कि चुनाव जब पास आ जाते हैं तो मुफ्त के वादे चुनावी जो पार्टियां जो चुनाव लड़ रही होती है उनकी तरफ से, जो लोकल कैंडिडेट होता है, जो उम्मीदवार होता है जिस पार्टी का, उसकी तरफ से कुछ वादे जनता के सामने वो करते हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त कर्जा माफ कर देंगे, मुफ्त स्कूटी बांटेंगे, हम आपके लिए मुफ्त यात्राएं कर देंगे। तो इस तरह के मुफ्त के बहुत सारे वादे चुनाव से पहले चलाए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में वो वादे कहीं पूरे नहीं किए जाते। इस तरह का एक मामला आज सुप्रीम कोर्ट में काफी दिनों से चल रहा था। आज उस पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई में बहुत सारी बातें सामने आई है।
सुनवाई अभी तक स्थगित है। मामले पर कोई विशेष टिप्पणी अभी तक जजों की बेंच ने नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं धांधलियां होती है, चुनाव में रिश्वत चलते हैं। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो टीम है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 3 जजों की जो बेंच है उसमें हेमा कोहली है, एस बपन्ना है और रमन्ना जस्टिस है। इन तीनों की बेंच ने ये सारी बातें बताई है कि चुनाव में रिश्वत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता है, चुनाव किस तरीके से करवाए जा रहे हैं ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता है। सारी बातों पे सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक रख लिया, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। अब इस केस के दूसरे पहलू पे आते हैं। याचिकाकर्ता जो है वो राष्ट्रीय हिंदू सेना के उपाध्यक्ष है यादव जी, सुरेंद्र यादव। उन्होंने ये केस कोर्ट में दर्ज कराया है। अब इस केस में दूसरा पहलू यह है कि इन्होंने 4 पार्टियों का नाम लिया है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इन चारों पार्टियों के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज करवाया है कि इनकी मान्यता को चुनाव आयोग रद्द कर दे। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला जारी करता है कि इन चारों पार्टियों की मान्यता जो है वो चुनाव आयोग रद्द कर दे, सिर्फ इस बेस पर कि ये वादे पूरे नहीं कर रहे। उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि शायद यादव जी को 15 लाख रुपए मिल चुके हैं। वो वादे कहीं ना कहीं पूरे हो गए, तो उन्होंने उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम शामिल नहीं किया। अब मुफ्त के जो वादे जो सरकार की तरफ से चुनावी प्रलोभन, उनको चाहे आप कह लो चाहे लालच कह लो, लेकिन अगर वो वादे पूरे हो जाते तो अच्छी बात है, नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के फैसले की उम्मीद मैं करता हूँ सुप्रीम कोर्ट। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा फैसला लिया है काफी टाइम बाद, क्योंकि आप लोग ये देखते हो कि चुनाव प्रचार होते हैं और उसके अंदर काफी सारे पैसे खिला दिए जाते हैं अपने प्रचार प्रसार के अंदर। और ऐसे ही आज सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर अभी डिस्कस करा है। सुनवाई जो है अच्छी तरह से, इसका पूरा रिजल्ट बाद में आएगा। तो ये चीज काफी अच्छी इस बार की गई है सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर। तो ऐसे नेक्स्ट एक्सपर्ट हमारे साथ हिमांशु शर्मा जुड़ चुके हैं और इनसे जानेंगे। जैसे अब देखते होंगे कि कितने लोग आंदोलन करते हैं, कभी रीट का होता है, कभी किस चीज का आंदोलन हो रहा है। तो ऐसे ही जो एक पुलिस प्रशासन है, चाहे वो भी अपना आंदोलन तो कर सकती है, वो भी अपने पॉइंट सामने रख सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर सड़कों पर आ जाएगी तो आम जो लोग सड़कों पर बैठे रहते हैं उनको कौन संभालेगा। तो ऐसे ही पुलिस प्रशासन ने डिजिटल माध्यम से अपना आंदोलन रखा। तो वो कैसा, क्या डिजिटल माध्यम से हुआ आंदोलन, वो उसके बारे में हम हिमांशु से जानेंगे। जी, तो आपने एकदम जैसे कहा कि पुलिस एक ऐसा वर्ग है जो जितने भी प्रदर्शन होते हैं उनको रोकती है। तो वहीं पुलिस ने एक नया ये चालू किया, उसमें डिजिटल प्रदर्शन चालू किया है। इसलिए किया है क्योंकि जो सरकार है वो पेंशन जारी कर रही है पुलिस की, लेकिन उसको लेकर भी पुलिस ने, उसके बाद भी पुलिस की कुछ मांगे हैं। वो मांगे कुछ यूँ हैं कि पुलिस चाहती है कि उनकी जो ड्यूटी आवर्स है वो 8 घंटे कर दिए जाएं और ग्रेड जो है 6300 की जाए। और बहुत सारी मांगे पुलिस, आपने देखा होगा पुलिस एक ऐसा वर्ग है जो कभी भी रोड पे प्रदर्शन के लिए नहीं उतरती। इससे पहले भी पुलिस ने एक बार जब प्रदर्शन किया था, अभी वैलेंटाइन डे, रोज डे आया था, तब भी पुलिस ने ट्वीट करके ही अपनी बातें रखी थी सरकार के सामने। वहीं अभी ट्वीट करके ही अपनी बातें रख रहे हैं। उसमें तो ये ट्वीट करके, ये डिजिटल माध्यम से ट्वीट करके अपनी बातें रख रही है पुलिस। इसमें मतलब या कोई ऐप वगैरह ऐसा कुछ है जिससे नहीं, ये ट्विटर के जरिए ही कर रहे हैं। मतलब कि ना कोई पुलिस का जो है कि ना कोई इस तरह आंदोलन करना ना कुछ, उन्होंने ट्वीट कर करके अपनी बात रखी और ट्वीट करके वो अपनी बात रख रहे हैं ताकि जो सामने वाले हैं वो हमारी बात सुने कि इस तरह हमारा जो टाइम वगैरह जो भी है, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, घर है, सब कुछ होता है, काफी सारी चीजें लाइफ में होती है। तो इस तरह उन्होंने डिजिटल माध्यम से करा कि हम ये नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे पॉइंट तो हम सामने वाले के सामने रख सकते हैं। वैसे एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। एक छोटा बच्चा था, जब वो बचपन में उसको बिजली से उसका एक जो हाथ है वो पूरा जल गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक होता है ना कि उसके बाद आपको ताने सुनाए जाते हैं कि ये क्या करेगा, ये अब ये कैसे रहेगा, कैसे पढ़ाई करेगा। तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद एक होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कोई बिल्ड करने के से तो आपका डाउन हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन एक ऐसी ये इस लड़के की कहानी है, देवेंद्र झांझड़िया, जो आज एक भाले से जिसने एक अपने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, पद्मश्री अवार्डेड हो रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड एक लड़के की कहानी हम हमारे एक्सपर्ट से सुनेंगे।
सचिन जिसका नाम है, बचपन में एक्चुअली ट्रेन से उनके पैर, दोनों पैर टूट गए थे, मतलब पूरे उनके पैर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो एक वेट लिफ्टर बने हैं, वेट लिफ्टर वो बने हैं। और उनकी पूरी कहानी हमारे एक्सपर्ट कासिम से जानेंगे। जैसे कि रितु जी आपने बताया कि सचिन नाम का जो लड़का है, इसने सिर्फ राजस्थान का नाम रोशन नहीं करा बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। क्योंकि सचिन का नाम जब ज़ुबान पे आता है तो सचिन तेंदुलकर हमें याद आ जाता है। तो सचिन तेंदुलकर की भी ऐसी ही एक जज्बाती कहानी है जो आज पूरी दुनिया में एक अच्छे प्लेयर के नाम से उनको जो है जाना जाता है। तो सचिन तेंदुलकर जब इनका पहला मैच हुआ था 16 साल की उम्र में, तो वकार यूनुस बॉलिंग कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था। तो इनको बहुत ज़ोर से बॉल लगी थी। बॉल लगने के बाद सब लोग जो है एकदम मायूस हो गए थे कि शायद अब जो है सचिन तेंदुलकर नहीं खेल पाएगा। लेकिन उसके बाद भी जब उससे पूछा गया तो उसने बोला कि मैं खेलूँगा। तो सब ने उसके जज्बे को सलाम किया। ऐसी जुड़ी है कहानी एक और, सचिन नाम का जो है यहाँ लड़का है जिसको 2 साल पहले ट्रेन के नीचे आने से उसकी जो है टांगें कट गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने टांगें कटने के बावजूद, लोगों के ताने सुनने के बावजूद भी उसने जो है अपनी हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ा। हो आज जो है उसने सिल्वर मेडल जो है जीत के जो है अपने जो है नाम रोशन किया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी से जो है जब मायूस हो जाता है, बहुत सारे हालात का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को देखकर जो है सीखना चाहिए। मन के अंदर जो है अपने आप को जो है एक मोटिवेशनल अपने आप को करना चाहिए ताकि इंसान जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने जो है अपनी जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांगें नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसने एक जो है मिसाल कायम कर दी हिंदुस्तान में। मतलब इनकी स्टोरी जो सचिन ने जो करा अपने, आज उनको वेट लिफ्टिंग के अंदर उनको सिल्वर मेडल मिला है। तो ऐसी यही नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हों के साथ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, लेकिन उसके बाद मतलब वो उनका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देते और ये ठानते हैं कि नहीं, अगर मेरे साथ इस तरह का कुछ हुआ है तो मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखें, एक दिन आप ज़रूर मुकाम हासिल करेंगे। वैसे अब हमारे साथ नेक्स्ट एक्सपर्ट हमारे जावेद खान हमसे जुड़ चुके हैं। और जैसे आप देख रहे होंगे कि यूपी चुनाव का जो आखिरी दिन था, तो ऐसे में आज पूरी क्या प्रतिक्रिया रही यूपी के अंदर, तो उनसे पूरी डिटेल जानेंगे। जी बिल्कुल, आज यूपी चुनाव का जो है 6वें चरण का जो है मतदान चल रहा है, जो सुबह शाम 6 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे वोटिंग ओवर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव जो है 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है, जो सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और शाम 6 बजे तक चलेगी। छठे चरण के चुनाव में विभिन्न दलों के 676 प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वामी प्रसाद मौर्य और भी बड़े दिग्गज चेहरे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि 676 प्रत्याशी हैं, 13,936 पोलिंग सेंटर हैं और 25,326 पोलिंग बूथ है। जहां पर अगर वोटर्स की बात करें तो 2,15,00,000 वोटर्स हैं, जिसमें 1 करोड़ महिलाएं, 1,15,00,000 लाख जो है पुरुष है और ट्रांसजेंडर जो है 1,363 है। अब ये सभी जो लोग हैं, जो बड़े प्रत्याशी की अगर बात करूं मैं, जो अभी यूपी में है, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, माता प्रसाद पांडे इटावा से है, अजय कुमार लल्लू तमकुम राज से है, सूर्य प्रताप शाही पत्थर देवा से है, विनय शंकर त्रिपाठी चिल्लू पार से है और चंद्रशेखर गोरखपुर सदर से है, अमन मणि त्रिपाठी नौतनवा से है। और वो ये तो एक ऐसे स्टार चेहरे थे जिन्होंने चुनाव से पहले काफ़ी मतलब जो है प्रचार किया था, आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे। और आपको पता होगा कि जो ये यूपी चुनाव है, ये किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। विकास का मुद्दा तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये है कि या तो जातिवाद का मुद्दा लेके मेन है, जातिवाद के ऊपर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से हिंदुत्व और जो है हिंदुत्व की बातें हुई, धर्म संसद लगाई गई, हेड स्पीचेस चली, ऐसे मुद्दों को जो है हवा दी गई। और हमेशा हर चुनाव में यही होता है। और ये जो 2.5 करोड़ वोटर्स है, ये जो सरकार ये समझती है कि जो 2.5 करोड़ वोटर्स है, ये इन्हीं मुद्दों पर जो है फोकस करके ही चुनाव वोटिंग करेंगे। पहला ऐसा हुआ है कि जीते भी है कभी काफ़ी लोग,
लेकिन इस बार देखना होगा कि वाकई में ही लोगों को विकास पसंद नहीं है या इन्हीं मुद्दों पे वो आना चाहते हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे चुनाव चल रहा है तो काफ़ी जगह पर जो है फर्जी वोटिंग की भी खबरें आ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि एक महिला उनके पास आई और उन महिला का कहना है कि उसका वोट पहले ही डाल दिया गया है, जबकि वोट उसका डला ही नहीं था। तो ऐसी कुछ खबरें आ रही, काफ़ी जगह से खबरें आ रही है। अभी तो चुनाव वोटिंग चल रही है और भी खबरें आएगी। दूसरी तरफ मैं आपको कहना चाहूँगा ईवीएम में भी खराबी की काफ़ी खबरें आ रही है। जो 200 जगह पर ईवीएम के खराब होने की खबरें आ रही है। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा, 200 जगह, जैसे 676 जगह तो की वोटिंग हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए थे 2014 की बात करें या जब भी चुनाव हुए थे, ज़्यादातर ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर ही सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं। जो है विपक्षी पार्टियों ने ये भी कहा था कि बैलेट पेपर के ऊपर वोट कराया जाए, लेकिन सरकार ने ईवीएम पे कराई। ईवीएम के कई वीडियोस भी वायरल हुए थे जहाँ पर फर्जी वोटिंग और जो ईवीएम की खराबी और टेक्निकल इशू बताया गया था उसमें, लेकिन उसके बाद भी जो है ईवीएम पर चुनाव हो रहे हैं और आगे भी ईवीएम पर ही हो गए। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो ईवीएम इसलिए सरकार कराना चाहती है कि ईवीएम के जरिए ये होता है कि जो है जल्दी जो रिजल्ट आ जाते हैं और जल्दी वोटिंग हो जाती है। बैलेट पेपर में थोड़ा मामला लंबा खिंचता है, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं 200 जगह ईवीएम में खराबी सामने आई है। अब आने वाला टाइम देगा कि क्या रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद जब अभी से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो फिर बाद में और भी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। तो ईवीएम मशीन के अंदर किस तरह की क्या खराबी आई? कई जगह ईवीएम बंद है, कई जगह एक वोट को डबल काउंट हो रहा है, या जिस तरीके से एक महिला का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि उस महिला ने वोट नहीं डाला लेकिन उसका वोट काउंट हो रहा है। तो ऐसी कई टेक्निकल इश्यूज कुछ भी हो सकता है, बंद होना, हैंग होना, खराब होना, तो ये सभी तरीके इसमें मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है लड़ाई झगड़े का भी दौर है। अब यूपी को माना ही इसीलिए जाता है, ज़्यादातर आपने मिर्ज़ापुर देखी होगी मूवी, तो यूपी के अंदर अभी लड़ाई झगड़े की भी काफ़ी खबरें आ रही है। मैं एक जगह का आपका जिक्र करना चाहूँगा कि यूपी के अंदर जहाँ यूपी में जैसे ईवीएम में गड़बड़ी सामने आई तो शिकायतें गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती से आई। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिवपुरा से सहवाजगंज में वोट डालने पहुंची महिला को मैंने जो आपको ये बताई थी, और काफ़ी जगह लड़ाई झगड़े की खबरें सामने आ रही है। मुझे भी इसका जो प्रॉपर डेटा मालूम नहीं है, लेकिन 2-3 जगह लड़ाई हुई है आपस में, जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और भाजयुमों में आपस में टकराव हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा माहौल मैंने आपको चुनाव का बता दिया है। अब 6 बजे वोटिंग ओवर हो जाएगी, उसके बाद हमें इंतजार करना होगा यूपी का सीएम कौन होगा, क्योंकि रिजल्ट कब घोषित होने वाले हैं? रिजल्ट का 10 मार्च का मुझे सुनने को आ रहा है कि 10 मार्च में जो है रिजल्ट घोषित तो हो मतलब जाएगा। अभी चाहे वोटिंग है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि रिपोर्टिंग के आधार पे देखा जाता है कि लोग आके बोलते हैं कि किस पार्टी का लग रहा है ज्यादा दबदबा हो सकता है यूपी के अंदर। मैं देखो अगर पोल की बात करूँ, जो न्यूज़ चैनल वाले पोल करते हैं तो काफ़ी जगह पर जो है भाजपा को है जिताया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां और काफ़ी न्यूज़ चैनल द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो न्यूज़ चैनल है ये किसी एक पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। तो मैं इनकी पोलिंग पर तो कभी विश्वास नहीं करूँगा। मुझे जनता की वोटिंग में विश्वास है। 10 मार्च को आप भी यहाँ है, हम भी यहाँ है, और पूरा देश देखा गया कि यूपी में रन बाजी कौन मार के लेके जाता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। यूपी का आज आखिरी वोटिंग है और ऐसे में अब सारी मतलब जो लोगों की कहते हैं ना कि यूपी के अंदर जैसे 5 राज्यों में हो रहे हैं वैसे तो चुनाव 5 जगह हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन यूपी के अंदर ज्यादा देखा जा रहा है, जनता ज्यादा है और बड़ी संख्या में लोग हैं। और उसके अंदर अभी देखा जा रहा होगा कि बीजेपी से काफी जो गांव के लोग हैं बीजेपी से काफी नाराज थे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कौन योगी सरकार जगह बनाती है या कोई और सरकार वहां पर आती है। खैर ये तो 10 तारीख बताएगी कि यूपी के अंदर अब कौन सी सरकार बनने वाली है और क्या चीज होने वाली है अब नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा इसके अंदर। तो फिलहाल के लिए हमारी इस न्यूज रूम लाइव में इतना ही।